हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का यज्ञ विद्या की इस ऑनलाइन। दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जिस कड़ी में हम लोगों ने अलग-अलग सब्जेक्ट्स के जीके के, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग के सभी के पहले पीवाईक्यू देख रहे हैं। उसके बाद इसके जो है मेन कोर्स जो है वो देखेंगे और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट लगाएँगे। मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल ही फ्री रहेगा हमारी वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो 23 अगस्त 2024 का यानी जो री एग्जाम का जो पेपर हुआ था 2023 वाला 23 अगस्त का 2024 का वो सारा का पेपर का एनालिसिस और जो शॉर्ट ट्रिक होगा शॉर्टेस्ट ट्रिक वो मैं आपको करवाऊंगा। ये आपका सिर्फ फर्स्ट का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था, एक निश्चित धनराशि को 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष बाद समान दर पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इसमें 5% के दर पे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपए है। मतलब 5% 2 साल के लिए होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट सेम हो जाएगा, तो ये टोटल 10% हो जाएगा 2 साल के लिए। इस 10% का मान कितना दिया हुआ है, 1600 रुपया। इस 10% का मान कितना है दोस्तों, 1600 रुपया। तो अब बताओ वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% का मान कितना हो जाएगा, मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ये 100% होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 16,000। इसका मान आ गया आपको 16,000। अब आपको कह रहा है कि 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पे यानी 5% का मान क्या होता है, वो आपका 20, 1/20, 1/20 के चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 साल के बाद इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 3 साल के बाद जैसे मान लो इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रण धन का रेशियो लिखेंगे। तो मान लो यहाँ पे 5% की दर से है तो 20 से कितना बढ़ गया, 21 हो गया, यानी 20 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। थर्ड ईयर में भी क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ये हम लोगों ने रेशियो मेथड से किया है प्यारे बच्चों। पता है आपको रेशियो मेथड से कैसे करते हैं? जो फ्रैक्शन होता है, जैसे 5 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया, 1/20, यानी 20 क्या है आपका मूलधन है, वो 1 का क्या दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ये इंटरेस्ट दे रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, कोई भी अमाउंट 21 हो जाएगा। तो यहाँ 20 का देख रहे हो 21 हो गया पहले साल में, यहाँ भी 20 का 21 हो गया दूसरे साल में, यहाँ 20 का 21 हो गया तीसरे साल में। अब ये प्रिंसिपल जो है 3 साल मतलब कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ से करोगे ये आ जाएगा 2 यानी 8, 2 into 2 into 2 8 होता है, और इस पे 3 शून्य, और यहाँ पे 21 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 21 का वैल्यू आ जाएगा 1261। ठीक है, ये 1261 के आसपास आ जाएगा आपको। यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ 8,000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8,000 का वैल्यू यहाँ पे 16,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान आपका 2552 हो जाएगा। ये आपका आंसर 2552। ठीक है, 2552 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12/2/2022 यानी 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज कितना है। अब देखो यहाँ पे डेट देके कंफ्यूज में आपको जरूर डाल दिया, 12 फरवरी से लेके 11 फरवरी, यानी टोटल हमको कितना दिया हुआ है टाइम, हमारा जो टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, एक ही साल का दिया हुआ है। एक साल का कितना है, सॉरी बच्चों, यहाँ एक साल का कितना दिया हुआ है, बार बार 1 साल का टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे 1 साल के टाइम में 15% का रेट दिया हुआ है। रेट कितना है, 15%। आपको इतना पर यानी प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 73,000। सिंपल है, इसमें फॉर्मूला लगाओगे आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या करोगे, इस पे इसको लगाओ 73,000 इंटू आर इंटू टी होता है, तो आर 15, टी 1 साल, तो आर 15 इंटू टी बाई 100। अब इसको करोगे यहाँ से ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 10,950।
10,950। ऑप्शन सी आज आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां से इस तरह से आप लोगों ने लगा लिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पे जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है, आने वाले टाइम में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का बैच भी चल रहा होगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल से या यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो या फिर हमारा चैनल यूजफुल है ही। बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट पेपर एग्जाम दे रहे हो तो सभी के लिए आपका यूजफुल है हमारा चैनल और हमारा प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन जाओगे तो www.yagvidya.com, एप्लीकेशन के लिए आप प्ले स्टोर पे यज्ञविद्या सर्च करो, मिल जाएगा। और आपको जो है यहाँ पे यूट्यूब पे यज्ञविद्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो हमारा। और साथ ही हमारा जो भी क्लास है, जितने भी चीज है, सबका पीडीएफ और जो भी नोटिफिकेशन होता है हमारा, प्लस एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, आंसर की सॉल्यूशन, सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञविद्या ऐप पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो, नहीं ज्वाइन किए हो, तो काइंडली आप सब्सक्राइब या ज्वाइन कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? मतलब आपको क्या निकालना है, इसमें डिस्काउंट निकालना है, यानी उसका मार्क प्राइस कितना है 475। 475 का कितना है, उसका अंकित मूल्य है, उस पे 15% का छूट दे रहे हो, तो कितना छूट दे रहे हो वही तो आपको निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 71.25। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मार्क प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, इनटू क्या, रेट बाय 100 कर दोगे तो क्या निकल आता है, डिस्काउंट निकल आता है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए की भुगतान करती है, ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य निकालना है, यानी आपको मार्क प्राइस निकालना है इस क्वेश्चन में। मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे, 100 में मान लो कि वो सामान जो है उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य है। उस पे 10% का डिस्काउंट देगा। 10% का डिस्काउंट देने के बाद 90 में बेच रहा है, लेकिन उसको 90 पे नहीं बेच रहा है, उसको क्या कर रहा है, 8% का वहां पे सेल टैक्स भी लगा रहा है, बिक्री कर भी लगा रहा है। तो यहाँ पे जो है 8% और ज्यादा करके बेचेगा, तो 90 का 8 हो जाता है 9 8 जा 7.2, 7.2 यानी 7.2 इसमें जोड़ दो तो 97.2 आ जाएगा। तो उसको अब कितने में बेच रहा है, 97.2 में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन जो ग्राहक पे करता है उसको यही 9.72 97.2 का वैल्यू क्या है, 34,020 रुपए। इसी 97.2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 34,020 रुपए। तो ये कितना गुना है इसका, ये जब आप इसको गुना करोगे तो 350 गुना आपको इसका आ जाएगा। तो आपको क्या निकालने का रहा है, मार्क प्राइस निकालने का रहा है। तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 350 गुना 35,000 रुपए। 35,000 रुपए क्या आ गया आपका, मार्क प्राइस आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर यू, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था। 100 पे क्या किया, 10% डिस्काउंट दिया तो 90 पे बेचा, 90 पे क्या दिया, 8% का वो क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। भाई मैं 100 रुपए पे 10% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन आपको 8% का टैक्स देना होगा, ठीक है। तो आपको टैक्स देने के बाद 97.2 पड़ा, जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 34,020 यानी 34,020 रुपए। तो वहां से आप कर लोगे वो 350 गुना, यहाँ से ये 350 गुना आ गया यहाँ पे। और यही इसी का जब 350 गुना करोगे एमपी, तो आ जाएगा आपको एमपी कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा 35,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और 1/x का औसत, x और 1/x का औसत कितना दिया हुआ है, m है, यानी यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन है। देखो x प्लस 1/x का औसत मतलब x प्लस 1/x बाई 2 कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। यहाँ से आपका क्या x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m। अब क्या कर दो, आप यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आएगा, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा इक्वल टू 2m। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x² और 1/x² का औसत पूछ रहा है, यानी x² पूछ क्या रहा है, x² प्लस 1/x² डिवाइड बाय 2 का वैल्यू पूछ रहा है। इसे निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आगे क्या करेंगे हम लोग,
अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2m। 2m का होल स्क्वायर किए थे तो यहाँ पे 4m² आ जाएगा। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस प्लस है, इस साइड +2 है तो इस साइड आके क्या आ गया -2 आ गया। अब क्या करो दोनों साइड डिवाइड कर दो 2 से। तो हम देख रहे हो अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा है यही क्वांटिटी पूछा है, यही चीज पूछा है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इस साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा 4m, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2m² -2, और ये जो 2 कॉमन आएगा नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 2m² -1 ये ही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6 पे आ जाते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो काइंडली क्या कर लो, मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ तो क्योंकि आपको पेपर में क्या करना है स्पीड करना है और ट्रिक से करना है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ क्या करो ट्रिक से करो, और मेरे साथ अगर बैठे हो, मैं फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था पेपर पेन लेके बैठो, और अगर हमसे पहले आपका आंसर आ जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में उस आंसर को आप कमेंट कर सकते हो। साथ साथ में अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आगे बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, उससे आप उसके लिए आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो, मैं उसका आपको मेथड आगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 9 क्रमागत 9 कंजुगेटिव नंबर का क्या दिया हुआ है, कंजुगेटिव इवन नंबर्स का जो है एवरेज दिया हुआ है, यानी 9 संख्या है, 9 संख्या है, 9 संख्या है, ठीक है, उसका औसत दिया हुआ है, यानी औसत दिया हुआ है तो यानी 9 संख्या तो एक बीच वाला नंबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इवन हो या फिर ओड हो, ठीक है, इवन हो या फिर ओड हो, यानी उसका डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा। यानी 2 का डिफरेंस होगा तो हम यहाँ पे इसका एक ट्रिक होता है कि क्या ट्रिक होता है, यहाँ पे देखो 9 9 है तो 9 -1 कर देंगे, 9 -1 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। अब देखो 8 8 जो है इसका ये पहला नंबर इसके इधर क्या हो जाएगा 132 -8 हो जाएगा, 132 -8 हो जाएगा यानी 124, और इधर वाला नंबर क्या हो जाएगा 132 + 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 140 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसका और इसका डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, और इसका डिफरेंस आप लोग देख रहे हो कितना है +16 का डिफरेंस है, यानी 16 का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका ट्रिक है, जब ओड नंबर हो, जब ओड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो, ठीक है, और उसका एवरेज दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़ के यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमें निकालना होगा, तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम उसमें क्या कर देंगे 8 जोड़ देंगे। वैसे भी प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 132 में क्या करोगे, यहाँ पे पहले 2 जोड़ोगे तो 130, फिर 128, फिर 126, 124 ही आएगा। तो ये इसका ट्रिक है जल्दी बनाने का कि आप क्या करो, जितने नंबर दिए उसमें एक माइनस करो, और माइनस करने के बाद क्या करो, जितना वैल्यू आता है उसमें फर्स्ट नंबर में उसमें क्या करो माइनस कर दो, और लास्ट वाले नंबर निकालने की उसमें जो एवरेज आए कर दो, आप आंसर दोनों का डिफरेंस निकाल के निकाल दो। इस वाले सवाल में इसका डिफरेंस क्या आ गया 16 आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम से कम चावल खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब देखो आपको चावल को खरीदना है, चावल को बेचना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं चावल को सबसे पहले कितना में मतलब 1200 में दिया हुआ है, 1200 में खरीदा है, ठीक है, 1200 में कितना 25% का जब बढ़ गया 1200 से दाम तो कितना हो जाएगा 1500, यानी कितना रुपया ज्यादा हो गया 300 रुपए ज्यादा हो गया। इस 300 रुपया में कितना कम खरीद पाता है, यानी 300 रुपए में कितना कम अभी का मूल्य के बराबर खरीद पाएगा, तो 300 रुपए में 6 किलो जो है कम खरीदता है, तो इस 6 किलो का दाम जो है 300, तो 1 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का साल चावल का दाम अभी का जो दाम है वो 300/6 हो जाएगा, यानी 50 रुपए। यही कब का प्राइस है, ये अभी का प्राइस है, 25% बढ़ रहा है, 25% यानी 1/4 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी अभी जो सीपी रहा होगा और एसपी रहा होगा, यानी अभी वाला जो कॉस्ट है ये आपका 50 रुपए एसपी आया, ठीक है। ये जो रहा होगा ये कुछ इस तरह से रहा होगा, 4 और 5 का रहा होगा, क्योंकि 4 है, 4 में एक बढ़ गया यानी 5 हो गया, ये 5 का दाम कितना आपका 50, तो 4 का दाम कितना आ जाएगा, गुना कितना है, गुना है 10 गुना, तो इसमें भी 10 से गुना कर दो, ये 40 रुपए क्या आ जाएगा आपका 40 रुपया ओरिजिनल प्राइस बोलो या कॉस्ट प्राइस बोलो, किसका चावल का बोलो, ओरिजिनल प्राइस ही बोलेंगे क्योंकि बेचना तो है नहीं हमको, मतलब
एक ही मतलब दाम बढ़ जा रहा है, दाम में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। कितना का इन्फ्लेशन हो रहा है, 25% का इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी इक्वल टू 4 का इन्फ्लेशन हो रहा है। सबसे पहले हम इस वाले अमाउंट से क्या किया, हमने 25% बढ़ा दिया तो 1500 आ गया। इससे देखा क्या हम लोगों ने कि कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 300। इस 300 के कारण क्या नहीं खरीद पा रहा है, 6 किलो नहीं खरीद पा रहा है। तो यानी वहां से 1 किलो चावल का दाम आ गया 300/6 यानी 50 रुपए। अब ये 50 रुपए क्या है, अभी का करंट प्राइस है, किसका, चावल का। करंट प्राइस है किसका, चावल का। ठीक है, तो अब इसी का ओरिजिनल प्राइस बोल रहा है, यानी 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। 4 से बढ़ के क्या हो रहा है, 5 हो गया। या ये ओल्ड प्राइस है चावल का, ये चावल का ओल्ड प्राइस है, ये करंट प्राइस है। ठीक है, 4 से बढ़ के 5 हो गया, इस 5 का वैल्यू 50, तो 6 का वैल्यू कितना, 40 रुपए। आसानी से समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का एचसीएफ निकालना है। देखो क्वेश्चन में देखेंगे एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक में हम क्या देखते हैं, इन सभी में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। अब ये वाला नंबर देखते हैं, ये वाला नंबर देखेंगे, इसमें भी फैक्टर है, इसमें भी फैक्टर है, इसमें भी एक गुणनखंड है, तो यही इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ यानी कि 0.05। आसान था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान, देखते ही आंसर मारने वाला था। इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है। तो अब देखो यहाँ पे विभाजित किससे करना है, 4, 6, 8, 9, 4, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 7, 8 और 9 से करना है। सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पे देख लिया 9। तो ऐसी कोई संख्या जो 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है, इसमें से ऑप्शन में से चेक करेंगे, 9 से विभाजित हो जाए तब चांसेस है कि वो 8 से विभाजित हो जाएगा, 7 से, 6 से, 4 से। तो पहले तो 9 वाला का चेक करेंगे, और 9 का चेक करने का नियम क्या होता है, जो भी नंबर है उसमें से -3 करेंगे, उसके बाद अगर कोई नंबर क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है किससे, 9 से, तो यानी वो नंबर क्या है, 9 से डिवाइड हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे करें -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बताओ। -3 करेंगे तो यहाँ पे 4, 9, 8 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके चेक करेंगे 9 से, तो देख लेंगे, इसको डिवाइड करके चेक करके देख लेंगे, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 9, 45, ये आपका जो है डिवाइड जो है हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से माइनस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये क्या, 504, ये देखेंगे ये भी कितना हो रहा है, अब कितना हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से -3 चेक करेंगे, यहाँ से 501, ये क्या है, ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इससे इसको करेंगे 3 से चेक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 507। ये भी आप देखोगे तो नहीं इसका भी जो है नहीं होगा डिवाइड, सिर्फ आपका ये क्या हो गया, यही नंबर क्या हो गया, जोड़ के 9 वैल्यू दे रहे हैं, यानी डिजिटल सम 9 दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, -3, और जो डिजिटल सम 9 दे देगा वो आपका क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो यदि 30 टेबलों की लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? If the cost price of 30 table is equal to the selling price of 40 tables, then what is the loss percentage? बोल रहा है 30 टेबल का क्या है, 30 टेबल का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो किसके बराबर है, हम यहाँ पे 30 रेशियो निकाल देंगे, यहाँ पे इसको 40 टेबल के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो देखेंगे तो यहाँ से सीपी और एसपी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। सीपी का रेशियो कितना, 40/30 आ गया। ठीक है, यानी 4:3 आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो हानि प्रतिशत कितना है, 4 से कितने की कमी, 1 की कमी। 1 की कमी कितने पे, 4 पे। इसका परसेंटेज निकाल देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। आसान सवाल है बच्चों, प्यारे बच्चों, आसान सवाल है, बिल्कुल 4 के आना है एग्जाम में, इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देखो कितने आसान आसान है। देखो ये री एग्जाम हुआ था इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, नहीं तो नॉर्मल पेपर में क्या होता है, और भी आसान क्वेश्चन आता है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से, उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। खरीदता कितने पे है, तो सीपी 10 रुपए में 4 की दर से, मतलब एक संतरा का हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे संतरे का कॉस्ट कितना है, 10 रुपए में 5 की दर से, यानी एक एक संतरा का कॉस्ट हो गया। इधर बेचने में 2 संतरा जब बेचा तो 20 रुपए में
9 की। अब 20 रुपए में 9 एक संतरा का कॉस्ट है, तो दो संतरा का कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक संतरा का जो सीपी और एसपी का है रेशियो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। और जब सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया तो बिल्कुल पुरानी सवाल की तरह से हमारा क्या आ जाएगा, उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। करके देखते हैं। यहाँ से अगर हम करेंगे इसको सॉल्व तो नीचे एलसीएम आपका 20 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5 से, तो यानी 50 प्लस यहाँ से 4 यानी 40, रेशियो में 40 बटा 9। इसको फिर आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ ऊपर 90 बटा 20, रेशियो रेशियो 40 बटा 9, ये से ये खत्म। ठीक है, अब आगे करोगे तो 9 9 जा 81 और इधर रेशियो आ गया 80। अब देखो सीपी और एसपी का रेशियो 80 और 81 और 80 का आ गया, तो कितनी की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है। तो एक का कमी हो रहा है तो एक पे क्या निकाल देंगे हम, उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आप बताओ। प्रॉफिट परसेंट आएगा, लॉस पे परसेंट आएगा, नीचे में क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। तो ये आपका लॉस परसेंट आएगा, जो लॉस परसेंट आपका बराबर होगा इतना की। इसको सब आप सॉल्व करोगे तो इससे 81 से 100 को डिवाइड करो, 81 से 100 को नीचे में 81 आ जाएगा, एक बार में डिवाइड होगा और 19 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक सही 19/81 का हानि प्रतिशत। अब देखो ऑप्शन में काफी कंफ्यूजिंग है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक सही 19/81%। आगे देखना होगा लॉस परसेंट लिखा है, प्रॉफिट परसेंट लिखा है, तो उसके हिसाब से आप लोग आंसर देके आओगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। इतने कम समय में इतना सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बदले में कुछ तो आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ, कुछ नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है, सारी कुछ फ्री में है आप लोगों के लिए। आपको बस सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइए कि यज्ञ विद्या पे आपको हर एक चीज मिल रहा है। अगर हम लोगों ने ठान लिया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपको तैयारी करानी है तो सब कुछ करवाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ठान लिया था कि यूपी पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वैकेंसी पिछले सालों में आया था, अभी भी आया है, अभी भी आप उसका हमारा क्लास जाके देख सकते हो। कंप्लीट क्लास विथ पीडीएफ नोट्स के साथ हमारे चैनल पे अभी भी अपलोडेड है, आप वहां से उसको देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई का पेपर दे रहे हो, यूपी पुलिस का कोई भी पेपर दे रहे हो जिसमें जीके आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, हिंदी आ रहा है, ठीक है, कोई भी सेक्शन आ रहा है, तो आपको सारे पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे वीडियो में जाके उसे आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, आपको कितना मजा आएगा, आपको पेपर में 4 के आओगे गारंटी है। और सारा कुछ आपको जो पीडीएफ के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। हमारे वेबसाइट पे आप, हमारी एप्लीकेशन पे आप फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हो, आपको जबरदस्त मजे भी आएंगे और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सपोज मार्केट में गए, एक सस्ता चावल ले लिए, एक महंगा चावल ले लिए, दोनों को ले लिए, खरीद लिया और मिला के क्या कर दिया, उसे एक फिक्स प्राइस में, मतलब क्या, दुकानदार ने मिला दिया और बता दिया कि देखो 3 वैरायटी का चावल है हमारा, एक 11 रुपए, 21 रुपए, और एक दिखा दिया आपको 17 रुपए। बोला कि इसमें वही दोनों चावल क्या है, मिल गया है गलती से, तो उसका दाम हम लोगों ने 17 रुपए रख दिया। तो बोल रहा है कितना का अनुपात में दोनों चावल मिला होगा, ये बता रहा है। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, मिक्सर एलिगेशन से क्या निकाल देंगे। मान लेंगे इधर 11 है, इधर 21 है, बेचना मतलब चाहिए कितना, 17 रुपए में। इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 21 और 17 का डिफरेंस 4, और इसका डिफरेंस 17 और 11 का डिफरेंस 6। अब यहाँ से रेशियो आ जाएगा 2:3। यही आपका क्या है, आंसर है। देखो कितना आसान सवाल है, लेकिन हम लोग इसको मिक्सर एलिगेशन मेथड से कितना जल्दी सॉल्व कर दिए। तो देखो ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे चैनल पे जो भी बेस्ट ट्रिक होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपको मिलेगा, ठीक है। और आने वाले समय में ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए फ्री में मॉक टेस्ट में अवेलेबल करवाऊंगा अपनी वेबसाइट और अपने एप्लीकेशन पे, आप डाउनलोड करिए उसको, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़े रहिए हर एक नोटिफिकेशन के लिए, ठीक। वही चीज मैंने अभी बताया कि चैनल सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम को आप इस तरह से जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन काफी हम लोग करेंगे पेपर में, जब मेन क्लासेस करेंगे तो उसमें देखेंगे। देखो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। जैसे अभी एक क्वेश्चन में हमने बताया था 5% का बढ़ रहा है एक साल में, दूसरे साल में भी 5%, तीसरे साल में भी 5%। अच्छा बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम रहता है,
प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, सेम रहता है। अब यार 12% की दर से बढ़ रहा है, 12.5% की दर से, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो 100 का 200 कितने में होगा, 100 का 200 कब होगा, जब 100 को हम क्या करेंगे 12.5 से डिवाइड कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, टाइम का आंसर आ जाएगा। ये आपका टाइम का आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 बार में से डिवाइड कर रहे हो तो 8 साल में क्या हो जाएगा, समान साधारण ब्याज की दर पे 12.5% की दर से जो है आपका कोई भी अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो भी इंटरेस्ट परसेंट मान लो एक्स, कोई भी इंटरेस्ट परसेंट मान लो 20% या क्वेश्चन एग्जामिनर में दिए रहता, आपको होमवर्क में करना है, अगर होमवर्क में 20% का क्या रहता रेट रहता, तो आपसे क्वेश्चन में पूछता कि रेट प्रिंसिपल कब जो है डबल हो जाएगा, प्रिंसिपल डबल कब हो जाएगा, डबल कब हो जाएगा, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ऑप्शन में ए ऑप्शन में आपका 10 साल, बी ऑप्शन में 5 साल, सी ऑप्शन में 4 साल और डी ऑप्शन में 20 साल। आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया है। यदि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम किया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त संख्या मजदूरों की कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। यानी 150 दिनों में पूरा करने का टारगेट बन गया। सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो उसमें टारगेट होता है ना, आप इतने दिनों में रोड बनानी है, इतने दिनों में रेलवे ट्रैक बनानी है, तो इसको 150 दिनों में क्या है बनाना है, रेलवे का कोई काम है। अब इसमें जो है आपको 200 श्रमिकों को नियुक्त किया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। देखो 200 श्रमिकों के लिए 50 दिनों में एक चौथाई काम किया है, तो हम यहाँ पे MDH वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन और MD बाय ई, ये वाला निकालेंगे, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपको पता है MDH का जो ये फैक्टर होता है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, 200 श्रमिक है, ठीक है। अब ये जो है आपका कितने दिनों में कर रहा है, 50 दिनों में कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 1/4 काम कर रहा है। ये क्या निकल जाएगा इसका, आप देखो एक बताओ, एक चीज बताओ कि आपका क्या निकला है, बताओ। 200 दिनों में 200 श्रमिकों ने 50 दिनों में 1/4 काम कर लिया, ठीक है। तो पूरा काम करने के लिए जो है यहाँ पे ये जो M है, D है और H है, ये निकल गया। अब हम इसको सेम अगले के लिए करेंगे, अगले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, तो पूरे काम समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की मान लेते हैं टोटल। अब जो है पूरा काम किया गया तो कितना कितना काम बचा है, 3/4 काम किया बचा है। इसको कितने दिनों में खत्म करना है, तो टोटल काम को 150 दिनों में, 50 दिन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 150 दिनों को में करने के लिए कितना चाहिए, अब हमें सेम इफिशियंसी के साथ करने के लिए 150 दिनों में नहीं, यहाँ 150 नहीं लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 200, यहाँ से 2 हो गया, और ये आ जाएगा M का वैल्यू यहाँ पे 300, यानी 300 लोगों की जरूरत है बाकी के 100 दिनों में। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कितने लोग हैं, ऑलरेडी 200 लोग तो पहले से अवेलेबल है, तो हमें अतिरिक्त कितने लोगों की जरूरत है, अब हमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो पर्सन की जरूरत है, वो वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, अतिरिक्त श्रमिकों की कितनी जरूरत है, तो 100 अतिरिक्त श्रमिकों की जरूरत है। क्वेश्चन में काफी बच्चे यहाँ पे यही आंसर लगा के आ जाएंगे, और एग्जामिनर में भी ने भी फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा काम है हर तरीके से आपको समझा देना, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे समझ गए। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 12 पुरुष और 18 महिलाएं, लिखते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखते जाएंगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। 12 पुरुष और 18 महिलाएं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको समझ में आता है, बस उसी तरीके से आप क्या करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको नोट करते जाओगे पेपर पे। अभी मेरे से पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ और पेन पेपर लेके उसे नोट करते जाओ। 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, ये करने का मेन मकसद होता है हमें मीन और ओमेन के
इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेना होता है, यानी मीन और ओमेन का एम और डब्ल्यू का रेशियो निकाल लेना होता है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा ये 6 बार में। यहाँ पे आप देखो ये 5 से 60 60 एम प्लस 90 एम 90 डब्ल्यू इक्वल टू 9 6 या 54 एम प्लस ये हो जाएगा आपको 108 डब्ल्यू। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये इधर आएगा 6 एम और ये इधर जाएगा 18 डब्ल्यू। एम बाय डब्ल्यू का जो रेशियो है आपका 3:1 आ गया, यानी एम का वैल्यू 3 और डब्ल्यू का वैल्यू 1 आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष यानी 2 मेन प्लस 3 वुमेन कितने दिनों में करेंगी, तो नहीं पता है तो डी ही लिख लेते हैं, डी मान लेते हैं, डी दिनों में करेगी। और काम जितना ये 2 पुरुष 3 महिलाएं जितना डी दिनों में करेगी, वही तो ये 12 पुरुष और 18 महिलाओं ने कितने दिनों में किया था, ये आपको 10 दिनों में किया था। तो काम तो एक ही है ना, उसी काम को कर रहा है। तो यहां से अगर आप देखोगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से यहाँ से आपको आ जाएगा एम का वैल्यू 3 रखेंगे और डब्ल्यू का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 6 प्लस 3 इंटू डी इक्वल टू 12 एम यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 36 प्लस डब्ल्यू 18 इंटू 10। जब आप इसे डी के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ से 36 और 18 का आ जाएगा 40 54 बटा 9 गुना 10। अब यहाँ पे 60 दिन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको 60 डेज, यानी 60 डेज में क्या करेगी आपके 60 डेज में आपका जो ये पूरा का पूरा काम को खत्म करेगी 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय दिशा में चलती है, समान दिशा में चलती है। तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे दो रेलगाड़ी है, ठीक है, ये तो हम इसका रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड। सापेक्षिक गति जो होती है वो कितना होगा, यहाँ पे एक ही दिशा में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है अपोजिट डायरेक्शन में तो वहां पे क्या होता है प्लस होता है। तो ये इसका क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में कितना आ गया, सापेक्षिक गति रिलेटिव स्पीड आ गया, जो कितना है आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा जो रफ्तार से दोनों जो है दोनों का रिलेटिव स्पीड आ गया। अब नेक्स्ट देखे तो अब यहाँ पे क्या है, आपको पूछ रहा है कि 16 सेकंड में किसी रेलगाड़ी मतलब समान धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, अब जो एक तेज स्पीड में चल रहा है, ठीक है, एक ट्रेन तेज स्पीड में चल रहा है, देखो इसको डबल एरोस दिखा रहे हैं, और उसी के सेम डायरेक्शन में जो है एक दूसरी ट्रेन चल रही है धीमी गति में। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे। अब ये वाली तेज गति वाली ट्रेन इस आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी, तो स्पीड आपको 27 दिया हुआ है, अब इसमें निकाल देंगे तो 27, ठीक है, और मान लो यहाँ पे जो है तेज गति से चलने वाली, अब यहाँ पे जो बैठा हुआ है, अब ये मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये जब खत्म हो रहा है तो इसी को तो बोलते हैं पार करना। अब ये कितना लंबाई मान लेते हैं उस टीएल, जो बड़ी वाली ट्रेन है उसका लंबाई टीएल है, ये कितनी गति से रिलेटिव स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे ये जो है 16 सेकंड में इसको पार कर रही है। तो यहाँ भी हम लोगों ने क्या निकाल दिया, स्पीड निकाल दिया ट्रेन का, किस ट्रेन का स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकाले हैं किस ट्रेन का जो स्पीड से चल रही है, और यहाँ भी हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड ही निकाला था, तो स्पीड स्पीड दोनों केस में क्या है, बराबर है। अब इस ये स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 5/18 से गुणा करके, यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से 3 बार में कटेगा, मतलब 9 से काटे हैं तो 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, यहाँ से ये कटेगा 8 बार में, तो यहाँ से ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा,
5 तिहाई 15 और 8 120 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसे क्या किया था मीटर प्रति सेकंड में पहले ही 5/18 से गुना करके बदल लिया था। तो दोस्तों यहाँ मैंने पहले भी बताया था, जब मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति आवर वाले को बदलना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, और रिवर्स करना होता है तो 18/5 से गुना करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी आ गया था, 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। जो है यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको देख लेते हैं व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय। देखो 67 मीटर लंबा क्या है, ट्रेन है, ये ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 67 मीटर है 10 सेकेंड में। अब यहाँ पे कोई सुरंग आ रहा है, यहाँ पे इस सुरंग की लंबाई है 33 मीटर, इसको कितने सेकंड में पार कर लिया, 10 सेकंड में। अच्छा बताओ 10 सेकंड में क्या पार किया, ये ट्रेन यहाँ पे ये घुसी होगी, ठीक है, और जब यहाँ से निकली होगी तो इसका ये वाला जो पॉइंट है, इंड पॉइंट, ये यहाँ से इंड हुआ होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से घुसा होगा और यहाँ से इंड हुआ होगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है, 67 प्लस 33। इसको कितना मिनट में सेकंड में पार किया, 10 सेकंड में। तो अब फिर से हम वही चीज बोलेंगे, क्या है यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस, यहाँ स्पीड, स्पीड तो हमारा डिस्टेंस और नीचे टाइम, तो स्पीड तो हमारा कांस्टेंट है ट्रेन का। अब बोल रहा है 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे यही ट्रेन पास कर रहा है, कोई 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इस पे कोई आदमी एक्स जो है खड़ा है, ठीक है, इसको पार कर रहा है। बताओ 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कि आदमी को पार कर रहा है, आदमी को पार करने के केस में उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना ट्रेन का डिस्टेंस है, यानी खुद जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, मान लेते हैं टाइम कितने टी सेकंड में वो पार कर रहा है। अब यहाँ से टी का वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये जोड़ोगे ऊपर 10 और ये जोड़ोगे डिवाइड करोगे 10, यहाँ पे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6.7 सेकेंड। 6.7 सेकेंड में क्या कर लेगी ये ट्रेन जो है आपको पार कर लेगी। आप यहाँ से इसे नोट कर लो, लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निखिल और रितु की आय, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों ने कुल मिलाकर मासिक मासिक बचत जो है मंथली जो सेविंग कितने की कर ली है, ये आपको मंथली सेविंग 10,000 रुपए की कर ली है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो निखिल और रितु इसका जो सेविंग का रेशियो 4:1, यानी टोटल कितना है 5। इस 5 का वैल्यू कितना में दिया हुआ है, इस 5 का वैल्यू जो है आपको 10,000 के बराबर दिया हुआ है, इस 5 का वैल्यू आपको 10,000 के वैल्यू बराबर दिया हुआ है। तो ये इतना बचत कर ले रहा है, तो निखिल का बचत कितना हो जाएगा, ये इसका 2,000 गुना है, तो ये भी इसका कितना आ जाएगा, 2,000 गुना आ जाएगा। तो 2,000 गुना 8,000 रुपया कौन बचत कर रहा है, निखिल बचत कर रहा है, और रितु कितना बचत कर रही है, तो रितु 2,000 रुपए बचत कर रही है। तो ये उसका बचत का है। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मेथड प्रोडक्ट लगाएंगे, निखिल और रितु कितना अनुपात में इसका इनकम है, तो 2:1 में इसका जो है इनकम है। ये 2:1 क्या है, इसका इनकम का रेशियो। अब इसके बाद 5:3 के अनुपात में ये क्या कर रही है, खर्च कर रही है, एक्सपेंस कर रही है, खर्च कर रही है। और ये कितना बचा रही है इसके बाद, तो 8,000 रुपया निखिल बचा रहा है और 2,000 रुपया रितु बचा रही है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मेथड लगा दो ऐसे करके और इसका डिफरेंस निकाल दो। क्रॉस मेथड लगाओगे तो 2 गुना 3 6 और 6 और यहाँ पे 5, इसका डिफरेंस कितना आ गया, 6 माइनस 5, और ये किसके बराबर, ये आपको बराबर है किसके, 5 गुना 2 यानी 10,000, और डिफरेंस किसका, 3 गुना 24, 3 गुना 8 यानी 24,000। तो यहां से एक का वैल्यू 14,000 रुपए के बराबर है, ठीक है। अब हमें ये क्या आ गया, एक यूनिट का वैल्यू आया, जो यहाँ पे यूनिट है इसमें से एक यूनिट का वैल्यू आया। आपको निखिल का जो है इनकम बोल रहा है, निखिल का इनकम कितना है, निखिल का इनकम 2 यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। और रितु का इनकम कितना है, रितु का इनकम जो है आपका 1 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट का मान कितना, 14 है।
तो क्वेश्चन कितना है आपका, आसान है। हम यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले सेविंग्स था, सेविंग दिया हुआ था हमें 4:1 के, और टोटल सेविंग भी दिया हुआ था 10,000, तो वहां से हम लोगों ने निखिल और रितु का सेविंग निकाल लिया, और फिर वहां पे क्रॉस मेथड लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉस मेथड लगा दिया, इससे हम लोग क्या कर दिए, उसका इनकम निकाल दी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, वो 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र अधिकतम अंक का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने वाले के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, निकालना है आपको। देखो बच्चों, यहाँ 20% जो एक स्टूडेंट ए है वो 20% प्राप्त कर रहा है, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो 30% प्राप्त कर रहा है। जो 20% वाला है वो 5 अंक से फेल कर जा रहा है, और 30% वाला 20 अंक ज्यादा नंबर आ रहा है उसे। यानी 20 और 30 यानी 10 अंक का 10% का मान कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 20 यानी 25। 25 नंबर कितना है, 25 मार्क्स आ रहे हैं 10% वाले को। तो यहां से आपको ये पता करना है कि ये जो 5 अंक से जो फेल हो रहा है, अगर इसको 5 अंक आ जाता तो पास कर जाता। तो 5 अंक 25 जो है, 25 आपका 10% के बराबर है, तो 5 अंक कितने परसेंट के बराबर होगा, 2% के बराबर होगा। 10% आने पे फेल कर जा रहा है, 2% और नंबर आता तो पास कर जाता। तो ये 5% कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 + 2 यानी कितना, 12% क्या है, पासिंग मार्क्स है। सॉरी, पहले कितना था, इससे 20% आया था, 10 नहीं, इसे 20% आ रहा था। 20% पे वो क्या हो जा रहा है, 20% पे वो फेल कर जा रहा है, लेकिन 5 नंबर और आता है, यानी 2% और आता तो क्या हो जाता है, पास कर जाता। तो यानी टोटल कितना है, 22% जो है पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है 22%। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये जो चार्ट दिया हुआ है, अब ये चार्ट यानी डीआई का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु एनरोल्स फॉर एन एग्जाम एंड कैंडिडेट्स आउट दोज हु पास्ड इन अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट। संस्थान एस और पी में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्थान टी और आर से नामांकित, ये जो है नामांकित छात्र है, ये नामांकित छात्र है, और ये उत्तीर्ण छात्र है। ठीक है, कोई भी छात्र एक साल में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन भी लेता है और पास भी करता है। तो ये पास वाला स्टूडेंट है, निकल गया। ये लोग क्या ले रहा है, एडमिशन ले रहा है। बोल रहा है क्या, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालो किसमें, एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या। एस और पी, एस का कितना 16%, पी का कितना 18%। तो यहाँ 16 और 18% को जब जोड़ेंगे तो 34% आएगा। यहाँ पे इसका दिया हुआ है, इसका एक वैल्यू छूटा हुआ है, यहाँ पे ये 5700 दिया है टोटल स्टूडेंट की संख्या। ठीक है, और इसमें टोटल स्टूडेंट की संख्या है कितना, 8550। ये यहाँ पे वैल्यू मैंने शायद छूट गया टाइपिंग में, ये आप लोग यहाँ पे लिख लोगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एस और पी है जितना उत्तीर्ण हुआ, और जो टी और आर है जितना इसमें से रजिस्टर हुआ, उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से 5700 गुना 16, पहले एस और पी के लिए निकाल लेते हैं, ये क्या है एस और पी के लिए, और इधर निकालेंगे टी और आर के लिए, दोनों को माइनस कर देंगे। 34/100, अब इसमें माइनस करेंगे कितना, 8550 गुना, यहाँ पे टी और किसके लिए, आर के लिए, टी और किसके लिए, आर के लिए, टी और आर के लिए कितना है, 8 और 10, 8 और 10 18। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये से ये जीरो से यहाँ पे ये खत्म, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से जीरो से ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1938, और इसे जब सॉल्व करोगे तो 1539 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना पेपर पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 399 इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे, कैसे, यहाँ पे देखो 9 चौके 28, इसका यूनिट डिजिट 8। अब यहाँ पे लगाओगे यूनिट डिजिट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, जीरो आ जाएगा, तो वो वाला तो डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 कितना 4, और यहाँ पे करोगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, 18 पंचे 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे 18, यहाँ पे 9, जब इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो फिर से यहाँ पे 9 आ जाएगा। डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट से निकाल के इसके यूनिट डिजिट में 9 तक टिक लगा सकते थे, लेकिन आपको मैंने सॉल्व करके पूरा बता दिया। आपको जैसे भी एग्जाम में जल्दी करना होगा तो यूनिट डिजिट लगा के आना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि तीन क्रमांकन सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। बोल रहा है तीन क्रमांकन सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 78। सम संख्याओं का औसत 78 है,
योगफल 78 है, तो बताओ तो क्या उसका औसत कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर? अब यहाँ पे 26 और ये मैंने बताया था इधर क्या होगा, इधर होगा 24, इधर क्या होगा 28। क्यों? क्योंकि 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। तो इसमें आप क्या करो, इधर 2 जोड़ो, इधर भी क्या करो 2 जोड़ो, इधर 2 घटा दो, इधर क्या कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने बताया था, 1 या 2 में शायद बताया था। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। क्वेश्चन आगे 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पे बेचा। यदि वो इसे 35% कम में खरीदता, पहले इसको मान लेते हैं घोड़ा कितना में घोड़ा का मूल्य रहा होगा 100 रुपए। ठीक है, जो उसमें खरीदा 100 पे खरीदा और 25% लाभ पे जो है बेच दिया, यानी 125 रुपए में उसे बेच दिया। यदि उसे 35% कम में खरीदता, यानी 35% कम में खरीदता, यानी 65 रुपए में खरीदता, ठीक है, और इसे 725 कम में बेचता, तो उसे 36% का लाभ होता। यानी इसमें कितना 36%, यानी 65 का 36% निकालेंगे हम यहाँ पे। 65 का 36% यानी ये आ जाएगा आपको 23.4। 23.4 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपको 88.4 में बेचता। और इसी 88.4 जो है, यही 88.4 में बेच रहा है, तो इसका कितना का कम में बेच रहा है? अब मेरे हिसाब से ये कितने में बेच, अपने हिसाब से ये 36.6 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना है? क्वेश्चन के हिसाब से 732 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको कितने बार में हो रहा है? ये 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बोल रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य निकाले। हमने सीपी कितना मान रखा था? सीपी हमने 100 मान रखा था, तो 100 गुना 20 कर देंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे क्या है 20 है। यहाँ से क्या आ रहा है, ये इसका वैल्यू आ रहा है 2000। सिर्फ 2000 रुपए में उसने क्या कर लिया? घोड़ा खरीद लिया। बताओ कितना सस्ता घोड़ा खरीद लिया उसने। जरूर टॉय रहा होगा वो। ए बी और सी का औसत वजन वजन जो है 60 किलो है, 60 किलोग्राम है। ए बी सी औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है। अब देखो क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे क्या है? ए बी और सी का औसत वजन है 60 किलोग्राम, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इसका टोटल वेट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 180 केजी। अब बोल रहा है ए और बी का औसत वजन, यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी, इसका औसत वजन 30 दिया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल आ जाएगा 60 केजी। अब यहाँ बी और सी का भी औसत वजन जो है ये दिया हुआ है 70, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 140 केजी जो है टोटल वजन आ गया। अब यहाँ पे तो बी का वजन कितना है ये आपको निकालना है। तो बी का वजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करके, यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ए बी सी, 2 बार बी आ रहा है और ए बी सी, मतलब बी अगर हम एक बार उसमें से निकल जाएगा, अगर हम इसको माइनस कर दिए तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, इसको प्लस करके और ऊपर वाले से क्या कर देंगे, ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये कर देंगे तो 140 प्लस 60 माइनस 180, इससे सॉल्व करोगे तो आपका 20 केजी क्या आ गया, बी का वजन आ गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन है। औसत दिया हुआ है तो उससे हम टोटल वेट निकाल लिया, उस टोटल वेट से हमने एक सिंगल का वेट निकाल लिया। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। स्पीड निकालना है, सॉरी टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस और स्पीड दोनों ही चीज आपको दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया है 250 किलोमीटर और स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे हमें क्या समय निकल जाएगा? 5 घंटा। 5 घंटा समय निकल जाएगा। ऑप्शन बी। कितना आसान क्वेश्चन पूछते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। 40 छात्र जो है टोटल स्टूडेंट है। टोटल कितना है? 40 है। इसमें से क्या है 15 लोग जो है क्रिकेट खेलता है और 15 लोग जो है टेनिस खेलता है। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने वालों की 15 संख्या है, टेनिस खेलने वालों की 15 संख्या है। 5 छात्र दोनों गेम खेलते हैं, तो 10 छात्र सिर्फ क्रिकेट खेलते होंगे, 10 छात्र टेनिस खेलते होंगे। टोटल स्टूडेंट 40 है, जो बच गए वो क्या है? कुछ नहीं खेलते हैं, कोई गेम नहीं खेलते हैं। तो वही तो निकालना है। कोई भी खेल, कोई भी खेल ना खेलने वालों की, ना कोई भी खेल ना खेलने वालों की संख्या कितनी है? नाइदर ऑफ द टू गेम्स, तो कितने हैं? तो यहाँ 25, यहाँ पे 40 में से माइनस कर दो, 40 में से 10 प्लस 5 प्लस 10 कितना हो जाए 25, ये आ गया 15।
15 क्या है, 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो कोई किसी भी तरह का गेम नहीं खेलते हैं। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, हर एक शिफ्ट में लगभग आ ही जाता है। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, आपको सेशन अच्छा ज़रूर लगा होगा, ठीक है? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारा जो ये सारा कंटेंट है, यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या ऐप पे अवेलेबल है और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल किसी भी नोटिफ़िकेशन के लिए जो आपको नोटिफ़िकेशन चाहिए, हमारी क्लास से हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफ़िकेशन उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो या फिर वेबसाइट विज़िट करते रहो। इसमें क्या होगा आपको जो टेस्ट सीरीज़ होगा वो हम लोगों ने फ्री कर रखा है जहाँ से वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो 8178333895 पे आप व्हाट्सएप करके हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा ट्विटर है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो एग्ज़ाम रिलेटेड किसी भी तरह का नोटिफ़िकेशन के लिए। सबसे पहले हम ट्विटर पे जानकारी देते हैं, टेलीग्राम पे जानकारी देते हैं, तो इन सभी मीडियाओं को आप क्या कर लो, फॉलो कर लो और इन सभी चीज़ का डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारे अ, किसी भी मीडिया सोशल मीडिया चैनल को फॉलो कर सकते हो। हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी में यज्ञ विद्या जो है आपका विश्वसनीय साथी है। अभी हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड बैच कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि पीवाईक्यू अभी चल रहा है, मेन कोर्स चलेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके ऑलरेडी क्लास दे रखे हैं। जो भी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के स्टूडेंट हैं, वे भी हमारे उस क्लास को जाके फ़ायदा उठा सकते हैं और प्लस जो अदर जो स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि एसएससी हो, यूपी स्टेट एग्जाम हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो है हमारे चैनल पे फ्री में आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस होमगार्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल पे यूपी जीके ठीक है का एकदम बैच नया-नया अब चलने वाला है और प्लस जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो बैच चल रहा है, आप उसे भी क्या कर लो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके का उसे आप अटेम्प्ट कर लो क्योंकि होमगार्ड में जीके आ रहा है तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो इन सभी चीज़ों के लिए। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से रहो, तरक्की करो, यही हमारी क्या है आशा है।